हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा नीति में। आशा करता हूँ कि आप मस्त होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। चलिए चलते हैं मैथ्स के आए हुए पिछले वर्ष के सवालों पर और देखते हैं पहला सवाल कि एक वस्तु का अंकित मूल्य ₹240 है, यानी कि एमआरपी कितना है 240 रुपए। इसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट देते हुए बेचा गया, यानी कि इस पर कितने परसेंट की छूट दी? 10% की, यानी कि वस्तु को कितने में बेचा? 90% में। तो यानी कि 90/100। 20 से 20 कैंसिल, 9 चौक 36, 9 दूनी 18, 3 21, यानी कि वस्तु का एसपी कितना हुआ? 216 रुपए। यदि लाभ 108% हुआ, तो यानी कि यदि वस्तु 216 रुपए में बेची जा रही है और फिर भी 8% का लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि 108 का लाभ हुआ कितने पर? 216 में बेचने पर। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा? वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है अपने आप में? 100%। तो इसका मतलब 108 बराबर 216, तो एक का मतलब 216/108 और 100 का मतलब गुणा 100। तो 108 दूनी 216, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना आया? 200 रुपए। आशा करता हूं समझ आया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं दूसरा सवाल कि ए की आय बी की आय से 60% अधिक है, यानी कि ये ए है और ये बी है। जो ए है उसकी आय बी से 60% अधिक है, यानी कि मैंने मान लिया बी की आय 100 है, तो ए की आय कितनी है? 160। समझ आ रहा होगा। और सी की आय ए और बी की कुल आय से 45% कम है, यानी कि अगर मैं बात करूं सी की, तो सी की जो आय है वो ए और बी की कुल आय से, यानी कि ए और बी की कुल आय कितनी है भाई? 160 और 100 कितनी है? 260। 260 से 45% कम है, ये अपने आप में कितना है? 100। इससे 45 कम है, यानी कि कितनी है? 55/100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से 11 बार, 5 से 2 बार और 2 से 13 बार, यानी कि सी की वैल्यू है 11×33, यानी कि 143। तो सी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है भाई? ए की कितनी है? 160। सी की कितनी है? 143। तो देखो वैल्यू में कितना कम है? 17। किससे कम है? 160 से गुणा 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10, यानी कि ये आया 17×85/8। अगर मैं इसे 8 से डिवाइड करूं तो 8 है कम 8, 5 आया नहीं चला तो 0.0, 8 6 जा 48, 2 0, 8 दूनी 16, 4 0 और 8 पंजे 40, यानी कि 10.625 इसका आंसर हुआ। चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। मान लीजिए कि x एक 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है, जिसे 12, 15, 20 व 27 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 बचता है। संख्या x के अंकों का योग कितना होगा? सबसे पहले समझो, मैंने कहा कि 5 व 3 से विभाजित छोटी से छोटी संख्या जो 5 से विभाजित हो और 3 से भी विभाजित हो, तो यानी कि मैं देख पा रहा हूं कि 5 3 15, 5 गुणा 3 यानी कि 15। तो 15 क्या है? इनका एलसीएम है। तो यानी कि मुझे अगर विभाजित का नियम निकालना है तो सबसे पहले जो भी संख्या दी है मुझे उनका क्या निकालना पड़ेगा? एलसीएम निकालना पड़ेगा। अब मैं इस क्वेश्चन को बदलूं अगर कि 5 में 3 से विभाजित वह छोटी से छोटी संख्या जिसे विभाजित करने पर 2 शेषफल बचता हो। अब मैं देखूं अगर कि 5 में 3 से अगर मैं किसी संख्या को विभाजित करूं, भाई मैं देख रहा हूं कि सबसे छोटी संख्या जो इन दोनों से डिवाइड हो रही है वो कितनी है? 15। 15 तो पूरी विभाजित हो रही है, तो उसमें शेषफल कितना बचना चाहिए? 2 बचना चाहिए, यानी कि अगर मैं 15 + 2 कर दूं तो ये कितना हो जाएगा? 17। तो यानी कि 17 वो संख्या है जिसको 5 से विभाजित करूं तो 2 शेषफल बचेगा और जिसको 3 से विभाजित करूं तो 17 शेषफल बचेगा। अब मैं बात करूं क्या 15 का गुणज, यानी कि 15 के मल्टीपल भी इन दोनों से डिवाइड होंगे? हाँ बिल्कुल होंगे। यदि 15 डिवाइड है तो 15 गुणा 2 यानी कि 30 भी इन दोनों से डिवाइड होगा। अगर बात करूं 15 गुणा 3 तो यानी कि 45 भी इन दोनों से डिवाइड होगा, यानी कि 15 का कोई भी मल्टीपल 5 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। चलिए देखते हैं इस सवाल की तरफ। अब मैं देखूं अगर कि 4 अंकों की वह संख्या जिसे 12, 15, 20 और 27 से विभाजित करूं, तो इनका निकालना है मुझे एलसीएम।
तो एलसीएम कैसे निकालते हैं वो आपका तरीका होगा, मेरे तरीका यह निकालने का कि 2 दूनी 4 तिया 12 यहां पे आ गया। अब मुझे बनाना है 15, 5 तिया 15, 3 यहां पे है 5 और चाहिए, ये बन गया 15। अब बनाना है 20, 5 दूनी 10 दूनी 20 पहले से ही है, बनाना है 27, तो 3 तिया 9 तिया 27। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करूं तो इनका एलसीएम ये आ जाएगा, 2 दूनी 4 तिया 12 पंचे 60 यानी कि 60 मल्टीप्लाई 3 3 से 9 यानी कि इनका एलसीएम कितना आया 540। ये जो संख्या है ये कितने अंकों की है 3 अंकों की है, लेकिन उसने कितने अंकों की कहा है 4 अंकों की। तो मैं अब इसका गुणज देखता हूं यानी कि इसका मल्टीपल देखता हूं। अगर मैं 2 से गुणा करूं तो 0 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, 1 2 3 4 यानी कि 1080 वो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है जो 12 15 20 में 27 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। लेकिन वो क्या कह रहा है इसमें कि प्रत्येक स्थिति में शेषफल कितना बचता है 7। तो यानी कि मुझे क्या करना है इसमें 7 ऐड कर देना है, यानी कि वो संख्या ही 1087, यानी कि ये वो संख्या है यदि इससे इन चारों संख्याओं से डिवाइड किया जाए तो शेष कितना बचेगा 7 बचेगा। अब कह क्या रहा है कि संख्या x के अंकों का योग कितना होगा, तो 1 में 0 जोड़ेंगे तो 1 ही आएगा, 1 और 8 9 और 9 और 7 16, यानी कि आंसर कितना आया 16। दिल्ली पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है, प्रैक्टिस करके जाइएगा इस तरह के सवालों की। चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल, एक सिंप्लीफिकेशन का सवाल है जिसमें बोर्डमास का नियम लगता है। चलिए देखते हैं सबसे पहले इसको करते कैसे हैं, यानी कि सबसे पहले बार वाला, सबसे पहले एक बार को समझो, बार को सोल्व कैसे करते हैं। यानी कि ये दिया है 0.58, 8 के ऊपर बार लगा हुआ है, तो सबसे पहले इस पूरी संख्या को लिखो यानी कि 58, फिर इसमें से माइनस करना है वो संख्या जिसके ऊपर बार नहीं है, यानी कि बार किसके ऊपर नहीं है 5 के ऊपर, अपॉन। अब जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने 9 लिखो, कितनी के ऊपर बार है 1 के ऊपर, यानी कि 9 लिख दिया। अब जिसके ऊपर बार नहीं उतनी ही 0 लिखो, यानी कि इसकी कंप्लीट वैल्यू कितनी आएगी 53/90। आशा करता हूं समझ आया होगा। देखते हैं अगला कि 0.53, अब मैं देख पा रहा हूं इन दोनों के ऊपर क्या है बार है, तो सबसे पहले वो संख्या, अब ऐसी कितनी संख्या है जिनके ऊपर बार नहीं है, एक भी नहीं है, तो ऊपर कितना आएगा 53 अपॉन, अब जितने ऊपर बार है उतने ही कितने क्या लिखना है नीचे 9, तो 2 के ऊपर बार है तो 99, तो ये कितना आ जाएगा 53/99। अगर कोई संख्या इस तरह से आपको दिखाई दे रही है, ये बार दिखाई दे रहा है, तो आप इसे ऐसे सोल्व करो 5 + 0.79, तरीका यही होगा। चलिए देखते हैं सवाल की तरफ। अब अगर मैं देखूं तो यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं 53/90, समझ आ रहा होगा कैसे लिखा, इस तरीके से। अब ये जो है इसको मैं लिख सकता हूं डिवाइडेड 53/99 ब्रैकेट बंद मल्टीप्लाई 5/33। आशा करता हूं समझ आ रहा होगा। चलिए अब देखते हैं आगे। अब मैं अगर यहां पे देखूं तो ये है +10/21 डिवाइड बाई, अब अगर मैं इसे सोल्व करूं तो 14 कम 14 और 1 15, यानी कि आया 15/14 गुणा, ऑफ का मतलब है गुणा 5/3 माइनस 5/3 गुणा 1/10। अब ये जो गुणा है ना, इससे पहले भाग को सोल्व करने मत लग जाना, क्योंकि बोर्ड मास का नियम है BODMAS, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्शन, यानी कि सबसे पहले क्या सोल्व होगा, सबसे पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, उसके बाद ओ का मतलब सबसे पहले ऑफ को सोल्व करेंगे, यानी कि ऑफ का मतलब गुणा है तो पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ना कि इसको डिवाइड करेंगे। समझ आ रहा है। चलिए अब मैं देखता हूं कि 53/90, अब ये डिवाइड है, मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं कि 99/53, यानी कि यदि मैं डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करूंगा तो संख्या को भी पलट दूंगा, ऊपर 99 नीचे 53 गुणा 5/33। समझ आ रहा है। देखते हैं आगे, प्लस 10/21 डिवाइड बाई 3 से कितनी बार 5 बार, 5 पंजे 25/14 माइनस 5 दूनी 10, यानी कि 1/6। समझ आ रहा है। देखते हैं
53 से 53 कैंसिल, और ये कितनी बार 35 से कितनी बार 3 बार, 5 तिया 15 और 15 छिक्का 90, यानी कि ये आया 1/6 प्लस 10/21। ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में चेंज कर सकते हैं, यानी कि 14/25 माइनस 1/6। ये प्लस का 1/6 माइनस का 1/6 कैंसिल हो गया, इक्वल्स टू 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 7 तिया 21, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 5 तिया 15, यानी कि आंसर कितना आया 4/15। चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल कि 16,380 रुपए की राशि को ए, बी, सी और डी के बीच इस प्रकार बांटा गया कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 1:3, बी और सी के हिस्से का अनुपात 2:5 और सी और डी के हिस्से का अनुपात 2:3 है, तो सी के हिस्से में कितनी राशि आई। सबसे पहले अनुपात समानुपात की पहली क्लास या फिर मेरी शॉर्ट वीडियो में पढ़ी एक क्लास है कि रेशियो हम सबसे पहले यदि ए बी, बी सी और सी और डी दिया है तो ए बी सी डी का रेशियो कैसे निकालते हैं। अब देखते हैं डायरेक्टली कि मुझे निकालना है ए बी सी और डी का रेशियो, यानी कि ए और बी की वैल्यू कितनी दी है 1:3, बी और सी की वैल्यू कितनी दी है 2:5 और सी और डी की वैल्यू कितनी दी है 2:3। अब जो जो चीज जगह खाली बची है वहां पे क्या बताया था मैंने कि जो साइड में संख्या लिखी है उनको लिख दो, यहाँ की 3 है तो यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे भी 5, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। इसके बाद हमें क्या करना है इन सब की मल्टीप्लाई कर देनी है ऐसे करके। तो अगर मैं देखूं तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 दूनी 12, 5 दिया 15 दूनी 30 और 5 दिया 15 दिया 45। किसी से कट सकता है नहीं कट सकता, यानी कि मेरे को मिल गया ए बी सी और डी का अनुपात कितना है 4, 12, 30, 45। अब उसने कहा है कि टोटल धनराशि कितनी है 16,380, तो मैं देखूं मेरे पास अनुपात में टोटल धनराशि कितनी है, तो 4 और 12 16, 16 और 30 46 और 45 यानी कि 91, और 91 की वैल्यू कितनी दी है 16,380, तो यानी कि ए की वैल्यू कितनी है 16,380/91। पूछा क्या है सी के हिस्से में कितनी राशि है, तो सी का हिस्सा कितना है 30। अब यदि मैं देख पा रहा हूं तो 91 से ही कट सकता है, काट के देख लो चाहे 91 से 16380, तो 91 बन जा 91, 2 7 और 8 और 91 8 जा 8 बन जा 8 और 8 9 से 72, तो यानी कितनी बार कटा 180 बार, तो 180 गुणा 30 कितना आया 54 और 00 यानी कि 5,400 रुपए। चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल कि रोशन ने 1620 रुपए में 36 किलो चीनी खरीदी, यानी कि अगर मैं देखूं सीपी कितना हुआ भाई 36 किलो चीनी 1620 रुपए की, तो 1 किलो चीनी कितने की हुई, यानी कि 1620/36। अगर मैं इसे काटूं तो 4 से काट रहा हूं मैं, 4 चौक 16, 0 4 पंजे 20 और 4 नीम 36। अगर 9 से फिर से काटूं तो 9 चौक 36 और 9 पंजे 45, यानी कि 1 किलो चीनी की कीमत जो है 1 किलो चीनी की कीमत कितनी है 45 रुपए। समझ आ रही है। चलिए आगे चलते कि उसे बेचकर उसने उस पर 6 किलो चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ अर्जित किया, यानी कि अगर मैं छोटी सी बात समझूं कि लाभ अर्जित किया यानी कि मेरे पास कॉस्ट प्राइस है और यदि मैं उसमें प्रॉफिट जोड़ दूं तो वो सेलिंग प्राइस होगा या नहीं होगा। मतलब समझो जैसे मैंने कहा कि एक वस्तु का क्रय मूल्य ₹100 है, कितना है 100 रुपए, और उस वस्तु पर मुझे 20 रुपए का लाभ हुआ। लाभ कितने का हुआ 20 का, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा यानी कि एसपी कितना होगा, तो सीपी प्लस प्रॉफिट बराबर एसपी, क्योंकि भाई लाभ तो एसपी कितने का हुआ 120 रुपए का, तो यानी कि ये फॉर्मूला बना कि सीपी प्लस प्रॉफिट बराबर एसपी के। तो यदि मैं देख पा रहा हूं उसे बेचकर यानी कि उसे चीनी कितनी खरीदी 36 किलो, तो यानी कि 36 केजी का सीपी प्लस लाभ कितने का हो रहा है 6 किलो चीनी के विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 6 एसपी बराबर
क्या कह रहा है, अब ये 36 CP प्लस 6 SP किसके बराबर होगा, विक्रय मूल्य के, और चीनी जितनी खरीदी उतनी ही बेचेगा, तो यानी कि 36 SP। समझ आ रहा है। अब यदि मैं इसको सोल्व करूं तो 36 CP बराबर 30 SP। इसे काटूं अगर तो 6 छंग 36 और 6 पंजे 30, यानी कि 6 CP बराबर 5 SP। अब यदि मैं देख पा रहा हूं तो CP कितना है मेरे पास 5 और SP कितना है मेरे पास 6, तो यानी कि 1 किलो चीनी की कीमत कितनी थी 45 रुपए और रेशियो में कितनी है 5 रुपए, तो यानी कि 5 का मतलब कितना है 45, तो 1 का मतलब कितना है 9। पूछ क्या रहा है कि उसका प्रति किलो चीनी का विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य कितना है मेरे पास 6, तो 1 का मतलब 9, तो 6 का मतलब कितना है 54। आंसर कितना आया 54। इंपोर्टेंट सवाल है, बार बार ध्यान से देख रहे हैं इसको। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल कि एक ऋण का भुगतान 2 समान वार्षिक किस्तों में करना है। यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है तथा उसकी गणना वार्षिक चक्रवृद्धि रूप से की जाती है और प्रत्येक किस्त रुपए 3872 है, तो इस किस्त योजना में कुल कितना ब्याज चुकाना होगा। बात करें अगर चक्रवृद्धि ब्याज की, तो चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो पावर में चलता है। पावर में कैसे, यानी कि अगर मैं 10% की बात करूं तो 10% का मतलब है 1/10/100, तो यानी कि इसका मतलब है 1/10। यदि मैं पहले वर्ष की बात करूं तो मेरे पास 10 रुपए थे और ब्याज कितने का मिला 1 रुपए का, तो यानी कि टोटल कितने रुपए हो गए 11 रुपए। अगर दूसरे वर्ष की बात करूं तो दूसरे वर्ष का मतलब है कि पावर दुगनी हो जाएगी, यानी कि 10 की पावर 2 यानी कि कितना हो जाएगा 100, और 11 की पावर 2 यानी कि कितना हो जाएगा 121। समझ आ रहा है। अब 2 वर्ष की मैंने बात कर ली। अब वो कह रहा है कि एक ऋण का भुगतान 2 समान वार्षिक किस्तों में करना है, यानी कि किस्त कैसे है उसकी समान है। अब यहाँ पे तो 121 रुपए किस्त है और यहाँ पे 11 रुपए किस्त है। सबसे पहले इनको इक्वल करो, तो 111, अगर मैं 11 को 121 बनाऊं तो क्या करना पड़ेगा मुझे, ऊपर 11 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो यानी कि ये बना 110, 121 और ये 100 और ये भी 121 है। यानी कि अगर मैं देखूं तो मेरे पास पैसा कितना था 0 1 2, मूलधन कितना था इतना, लेकिन मिश्र धन कितना बना मेरा 1 और 1 2 और 4 2, यानी कि 210 रुपए मैंने उधार लिए और मुझे देने कितने हैं 242 रुपए, यानी कि ब्याज कितना देना है मुझे 32 रुपए का। कितना ब्याज देना है 32 रुपए। तो इस किस्त योजना में कुल कितना ब्याज चुकाना होगा, यानी कि अनुपात में मुझे 32 रुपए ब्याज चुकाना है। अब वो क्या कह रहा है, यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है तथा उसकी गणना वार्षिक चक्रवृद्धि रूप से की जाती है और प्रत्येक किस्त कितने के रुपए में 3872 रुपए की, और मेरे पास कितने की है 121 रुपए की, यानी कि 121 का मतलब कितना है 3872, तो 1 का मतलब कितना होगा 3872 बटे 121 गुणा किसकी निकालने ब्याज के, ब्याज कितना आया मेरे पास 32 रुपए गुणा 32। अब इसे सोल्व मैं करूं अगर तो 11 से काट रहा हूं मैं, 11 से कितनी बार कटेगा 11 बार, 11 या 33 और ये 5 बार, या कितना बचेगा 5 और 7 यानी कि 5 बार यहाँ बचेगा, तो 11 दूनी 22। फिर से 11 से काटूं अगर मैं तो 11 या 33 और 11 दूनी 22 और 32 गुणा 32 यानी कि 1024 रुपए। आशा करता हूं समझ आया होगा। चलिए देखते हैं अगले सवाल की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिन में 15 दिन में कर सकते हैं। वे 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं। शेष काम को सी द्वारा अकेले 12 दिन में पूरा किया जाता है। सी अकेले कुल काम के 4/9 भाग को कितने दिन में पूरा करेगा। दिल्ली पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है और ये काम समय इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो प्रैक्टिस करते रहें। चलिए देखते हैं सवाल कि ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में, बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है 15 दिन में, तो यानी कि टोटल काम कितना हुआ, इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 30। अब मैं देखूं इनकी क्षमता यानी कि एक दिन में कितना काम करेगा, तो ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, टोटल काम 30 है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा है 3 काम। बी टोटल काम 15 दिन में कर रहा है, टोटल काम कितना है 30, तो एक दिन में कितना काम करेगा 2 काम। अब वो कह रहा है कि वे 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं,
यानी कि अगर मैं बात करूं एक दिन की, तो एक दिन में ये दोनों 3 + 2 यानी कि एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5 काम। तो 4 दिन में कितना काम करेंगे, गुणा 4, यानी कि 4 दिन में कितना काम करेंगे, 20 काम। यानी कि ए और बी ने 4 दिन में 20 काम खत्म कर दिया। अब काम कितना बचा, 10 काम बचा। टोटल काम कितना बचा, 10। और 10 को सी द्वारा कितने दिन में पूरा किया जा रहा है, 12 दिन में। तो यानी कि एक दिन में कितना काम करेगा सी, 10/12। तो यानी कि इसकी क्षमता कितनी आ गई, 2 पंजे 10 और 2 छिक्के 12, ये आ गई सी की क्षमता। अब वो कह रहा है कि सी अकेले कुल काम के 4/9 भाग। कुल काम कितना है मेरे पास, 30, और 30 का 4/9 भाग बटे सी की क्षमता कितनी है, 5/6। तो ये 5 और ये जो बटे में आएगा ये इधर कोना में चला जाएगा। इसको सोल्व कर लो, 5 × 30, 3 दूनी 6, 3 × 9 और 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 चौक 16। यानी कि सी उस काम के 4/9 भाग को कितने दिन में करेगा, 16 दिन में। चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल कि एक लंबवतीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके आधार की त्रिज्या 10.5 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन कितना है। यानी कि सबसे आसान क्वेश्चन, यदि तुम्हें फॉर्मूला याद है, और अगर फॉर्मूला याद नहीं तो इससे हार्ड कुछ नहीं है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बेलन की बात करूं तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है। वक्र पृष्ठ यानी कि जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया। तो उसका जो वक्र पृष्ठ होता है बेलन का 2πRh, और इसका मान हमें दिया है 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। और फिर उसने कहा कि इसके आधार की त्रिज्या यानी कि रेडियस जो है वो है 10.5 सेंटीमीटर। तो मुझसे पूछा कि बेलन का आयतन कितना होगा। आयतन क्या होता है, आयतन होता है πr²h। इसकी वैल्यू हमसे पूछिए। देखिए एक तरीका तो ये है जो अभी तक हम करते हुए आए हैं कि 2πRh की वैल्यू दी है, यहां पे 2 रखो, पाई की वैल्यू 22/7 रखो, आर की वैल्यू 10.5 दिए वो रखो, और यहां से एच की वैल्यू निकालो, फिर ये सारी वैल्यू इसमें पुट करो, आंसर आ जाएगा। लेकिन अब हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो चीजों को हमें स्मार्ट तरीके से करना है। अब समझते हैं कैसे करना है, बस छोटा सा दिमाग लगाना है तुम्हें। क्या लगाना है कि मुझे 2πRh की जो वैल्यू दी है वो दी है 1320। अब यदि मैं 2 मल्टीप्लाई में इधर किस में जाएगा, डिवाइड में, यानी कि πRh बराबर 1320/2। अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, πr² की। πRh मेरे पास है, यानी कि यदि मैं इधर गुणा कर दूं πRh गुणा r बराबर, इसे डिवाइड कर दो तो 2 6 12, 2 6 12 और 2 0 0, और इधर भी r की मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं इसे देख पा रहा हूं, इधर बन जाएगा πr²h बन जाएगा, और इधर बचा 660 मल्टीप्लाई r की वैल्यू कितनी दी है, 10.5। आशा करता हूं समझ आ रहा होगा। चलिए देखते हैं। अब इसकी 0 के अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 66 × 105, और यदि 105 की गुणा 66 में करें तो 6 पंजे 30, 6 एकम 6 गुणा 6 पंजे 30, 6 एकम 6, 0396। ये हो गया इसका आंसर। चलिए देखते हैं अगला सवाल। चलिए दोस्तों देखते हैं आज का एक आखिरी सवाल कि स्कूल ए के कुछ छात्र एक परीक्षा में शामिल हुए और उनमें से 65% उत्तीर्ण हुए। स्कूल ए के छात्रों की तुलना में 100% अधिक छात्र स्कूल बी में उसी परीक्षा में शामिल हुए। यदि स्कूल ए और बी से उस परीक्षा में शामिल होने वाले कुल छात्रों में से 75% उत्तीर्ण हुए तो स्कूल बी से अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या होगा। जितना बड़ा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है उतना सॉल्यूशन में नहीं है। समझेंगे इसको हम 2 तरीकों से, एक जो मूल मेथड होता है और एक शॉर्ट ट्रिक बेसिक। चलिए पहले मूल मेथड देखते हैं कि मैंने कहा कि ए के कुछ छात्र हैं, मैंने मान लिया ए में टोटल छात्र कितने हैं, 100 हैं, और उन्होंने कहा कि 65% यानी कि पास कितने हुए, 65, तो यानी कि फेल कितने हुए। भाई 100 में से 65 पास हैं तो फेल कितने हैं, 35। चलिए अब स्कूल ए के छात्रों की तुलना में 100% अधिक है। 100% का अधिक का मतलब होता है दुगना। क्या होता है, दुगना, या फिर 100%, या फिर 100 का 100% निकाल लो अगर, तो 100 का 100% कितना आएगा, 100 ही आएगा। यानी कि 100 से कितना ज्यादा है, 100 ही ज्यादा है। यानी कि बी में कुल छात्र कितने हैं, 200। समझ आ रहा है। अब उसने कहा यदि स्कूल ए और बी से उस परीक्षा में शामिल होने वाले कुल छात्रों में से 75% उत्तीर्ण है, यानी कि ए और बी टोटल कितने हैं,
300, और 300 में से पास कितने हैं 75/100, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 3 पंजे 15, 1 7 21 और 22, यानी कि टोटल छात्र पास कितने हैं 225। यानी कि मैं देखूं अगर ए और बी में टोटल कितने छात्र पास हैं 225, ए में कितने पास हैं 65, तो यानी कि बी के लिए कितने बचे 0, 12 में से 6 गए 6 और 1, तो यानी कि मैं देख पा रहा हूं कि ए में 65 छात्र पास हैं, तो बी में कितने पास हैं 160। अब बी में स्टूडेंट कितने हैं टोटल 200, 200 में से पास कितने हैं 160, तो फेल कितने हैं 40, कितने में से 200 में से गुणा 100, 0 से 0 कैंसिल, और 2 से कितनी बार 20 बार, तो कितने छात्र फेल है उसमें 20%। चलिए देखते हैं एक आसान सा तरीका, और जिसको हम बोलते हैं मिश्रित। समझो जरा भाई, मैंने कहा कि ए में जो छात्र है वो 100 है और बी में जो छात्र है वो कितने हैं 200। स्कूल ए में छात्रों की तुलना में 100% 65% पास है, इसमें कितने पास है 65%, यानी कि यहाँ पे पास कितने हैं 65, मैं इसे पास के लिए लेके चल रहा हूं 65 पास है। यहाँ पे पूछ रहा है, यहाँ पे मुझे पता नहीं कितने पास है, कुल पास कितने हैं, कुल पास है 75, यानी कि ए और बी में दोनों मिला के कितने पास है 75 पास है। अब यदि मैं यहां देखूं तो ये जो अनुपात होता है यहाँ पे जो घट के आता है, ये अनुपात इसके इक्वल होता है, यानी कि ये अनुपात कितने का 1:2 का। अब हमने इसमें मिश्रण में हमने पढ़ा है कि इन दोनों को घटाओ, तो इसमें से इसको घटाए तो 10 आए, यानी कि 2 की वैल्यू कितनी है 10, तो 1 की वैल्यू कितनी है 5, तो 1 की वैल्यू कितनी है 5। अब ये 1 यहां कैसे आया होगा, अनुपात से आया होगा। अब ये जो बीच वाला होता है, ये हम देखते हैं कि ये एक संख्या से तो बड़ा होता है और एक से छोटा होता है, तो इससे बड़ा है, तो यानी कि अब इस बार यहाँ पे जो संख्या आएगी वो इससे बड़ी आएगी, तो यानी कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी 75 में कितना जोड़ देंगे 5, यानी कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी 80। अब मैं इसे पास के लिए बना रहा था, यानी कि बी में 80% छात्र पास हैं, तो फेल कितने परसेंट हैं 20%। आशा करता हूं समझ आया होगा। मिलते हैं नई क्लास में नए सवालों के साथ। जय हिंद, जय भारत।